जय हिंद छात्रों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी से हम सभी परिचित हैं क्योंकि करेंसी में, नोट में, जो हमारे भारतीय करेंसी है, नोट है, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम छपा होता है और उनकी फ़ोटो छपी होती है। आज हम देखेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उनकी पुण्यतिथि क्या है, उन्होंने हमारे देश के मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश के लिए क्या क्या कार्य किए, इस सभी के बारे में आज हम देखेंगे। देखते हैं महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जिन्हें जो अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी उसको चुनौती दी, और मतलब जो अंग्रेज़ थे, जो हमारे भारत देश में अधिकार जमा रखे थे, उनसे आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रयास किए, है ना। महात्मा गांधी जो है राजनीतिक चिंतन और योगदान को लेकर बहुत कुछ मतलब उनके बारे में राजनीतिक चिंतन, वो एक राजनीतिज्ञ थे, है ना, जिन्होंने हमारे एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाए। तो ये मतलब आंदोलनकारी भी थे, राजनीतिज्ञ थे और अनेक प्रकार के कार्य किए थे। महात्मा गांधी विचारों में जीवन का समग्र दर्शन तलाशा जा सकता है ना, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किए थे। लेकिन उनके यहाँ शिक्षा उनकी नीति आधारित राजनीतिक कार्य योजना का अभिन्न अंग ही रही है। उन्होंने मतलब शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है। गांधी के सामने देश की आज़ादी जैसे बड़े राजनीतिक प्रश्न और संघर्ष थे। ऐसे में बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत उन्होंने क्यों महसूस की, है ना, क्योंकि उनको पता था कि जो है देश का विकास शिक्षा पर आधारित है। जब हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर और अहिंसा पर, सत्य पर विशेष बल दिया, है ना। अब देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को पोरबंदर, गुजरात में, पोरबंदर नामक एक स्थान है जो गुजरात राज्य में स्थित है, वहाँ पे हुआ था, है ना। उन्होंने विदेश मतलब इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद जो है 1891 में अपने देश वापस लौटे और उन्होंने यहाँ वकालत शुरू करने की कोशिश की, मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश की। यहाँ उन्होंने ज़्यादा मतलब फिर भारत देश में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई और उन्होंने 1893 में एक फर्म मतलब जो वकील के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका चले गए फिर से, है ना। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेज़ों मतलब दक्षिण अफ्रीका जो देश था वो भी उस टाइम पे अंग्रेज़ों के ही अधीन था। हमारा भारत देश भी अंग्रेज़ों के अधीन था, है ना। फिर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लवादी भेदभाव को देखा और वहीं ठहर कर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया, है ना। इसी दौरान उन्होंने बाइबिल और कुरान जैसे धार्मिक किताबों के अलावा जो है रूसी लेखक जो होते हैं वो सब की भी किताबें पढ़ी और बहुत सारे मतलब ज्ञान अर्जित किए। इन किताबों ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा असर डाला। उन्होंने जो है एक जो संस्था है, कमेटी है, कांग्रेस, भाजपा, आपने देखा होगा, निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी, ये सब, तो उन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण किया, कांग्रेस दल का गठन किया और मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब उसका जो है प्रमाण उसको रजिस्टर्ड कराया और भारतीय वकील बने वो। उसके बाद महात्मा गांधी शुरू से ही किसी भी अन्याय के प्रतिकार के लिए अहिंसा और सत्याग्रह की ही रणनीति को अपनाया। सत्ता को चुनौती देने के साथ साथ वे जिस वर्ग के हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने पर भी लगातार मतलब काम करते रहे। गांधी जी ने पहले सिद्धांत गढ़कर मतलब जो सिद्धांत हैं उनके जो अहिंसावादी सिद्धांत होते थे उन पर चलना,
वो मतलब उसी पर ही चलते थे, क्योंकि उन्होंने कभी मतलब हिंसा को नहीं अपनाया, वह हमेशा अहिंसावादी ही रहे। उनका जीवन इस प्रकार दार्शनिक और मतलब राजनीतिज्ञ था। उन्होंने बहुत लोगों का मतलब हमारे देश का और बहुत ही अधिक उत्थान के लिए बहुत ही अधिक कार्य किए। दक्षिण अफ्रीका में सबसे मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में भारत देश से बसे जो नागरिक थे, भारतीय थे, मतलब भारत देश से जो गए थे वो भारतीय थे। उनमें व्यापारी थे, राजनीतिज्ञ थे और नॉर्मल नागरिक थे। उनकी हितों की रक्षा के लिए गांधी जी संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष को उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के साथ भी जोड़ा। वे भारत में उस समय के प्रमुख नेता जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो उनके प्रिय मित्र थे। उनसे मतलब उन दोनों का घनिष्ठ संबंध था। वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति से अवगत कराते रहे, है ना। गांधी जी स्वयं दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को करते है ना, समर्थन करते। मतलब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को समर्थन देते थे। वे इस बात की भी कोशिश करते थे कि लोग स्वयं जागरूक हों और अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में स्वयं मतलब प्रयत्नशील हों। मतलब स्वयं को मतलब उस काबिल बना सके कि वो अपनी अच्छाई बुराई अपने विकास के बारे में समझ सके। सत्य और अहिंसा के अलावा आत्मनिर्भरता, हाथ से काम करना, साफ सफाई करना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण था उनके लिए शिक्षा को वो विशेष जोर देते थे। और भाषा को उन्होंने स्वाधीनता के संघर्ष प्रमुख औजारों के रूप में काम में लिया, है ना। मतलब भाषा शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा हो गई, हिंदी भाषा हो गई, तो भाषा को विशेष मतलब जोड़ दिया, है ना। फिर वर्ष 1904 में उन्होंने एक आश्रम है उसकी स्थापना की, जहाँ उन्होंने उन्हीं विचारों को क्रियान्वित होते हुए देखा। मतलब उसको फॉलो किया, जो उनके विचार थे, जो उनकी जो वो मतलब काम करना चाहते थे अपने अनुसार, मतलब वो सबको विचारों को क्रियान्वित किए, मतलब उसको एक्टिव किए और एक आश्रम की स्थापना किए, जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग मतलब जो उन्होंने भविष्य के लिए सोचा था उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कार्य होता था। गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो दौरा कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे, उसी के अनुसार मतलब उसी दौरान गांधी जी एक जॉन रस्किन नाम के एक इंसान से मिले, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनटू दी लॉस्ट करके, है ना। उससे उन्होंने पढ़ा और उनसे मतलब उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे समझा और उस पर जो है एक उसका अनुवाद किया, क्योंकि वो बुक इंग्लिश में थी तो उसको हिंदी में अनुवाद किया और उसका नाम था मतलब उस पुस्तक का नाम है सर्वोदय नामक एक पुस्तक छपी, है ना, जो भी हमारे भारत देश में मतलब हिंदी भाषा में मिलती है। इस किताब में उन्होंने 3 बातों को मुख्यतः ग्रहण किया। पहला था व्यक्ति का भला सबके भले में निहित है, मतलब सबका विकास होगा, साथ साथ तभी देश का विकास होगा, है ना। सबका भला जो है व्यक्ति में ही निहित है। और दूसरा है वकील का काम उतना ही प्रतिष्ठित है जितना हजाम का, मतलब हजाम का, क्योंकि सबको रोजी रोटी कमाने का समान अधिकार है ना। और मेहनत का जीवन अर्थात खेती करने वाले और कारीगरी करने वाले का जीवन वास्तव में जीने योग्य होता है ना, क्योंकि वो अपने मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। अपनी आत्मकथा में इस किताब का जिक्र करते हुए गांधी जी लिखते हैं, पहली चीज़ मैं जानता था, दूसरी की मैं झलक पा रहा था और तीसरी को मैं सोचा ही नहीं था। पहली की मतलब वो बोल रहे हैं कि पहले जो उन्होंने पहली बात बोली, व्यक्ति का भला सबके भले में निहित होता है,
तो वो उस बारे में मतलब जानते थे, ऐसा उन्होंने कहा। और अपने दूसरी बात के बारे में उन्होंने झलक पा रखी थी, है ना, मतलब थोड़ा मोड़ा उसके बारे में सोचा था, और तीसरी बात को उन्होंने सोचा ही नहीं था, इस प्रकार से। और उन्होंने कहा कि यह मुझे सर्वोदय के दीपक की भांति स्पष्ट कर दिया। सवेरा हुआ और मैं उस पर अमल करने में लग गया, है ना। उनको आत्मज्ञानी हुई और उन्होंने उसका मतलब इस प्रकार देखते हैं कि गांधी जी ने विदेशों में मतलब बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, जिसको उन्होंने अमल किया और उन पर, उनके जीवन पर, उनके सोच पर जो है इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब दूसरी किताब है टॉल्स्टॉय फार्म करके, जिससे गांधी जी ने पढ़ा। उनकी किताब का नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। का भी गांधी जी ने उसको भी पढ़ा और उसका भी गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जो है हालांकि टॉल्स्टॉय के साथ व्यक्तिगत संवाद 1909 में एक पत्र के द्वारा हुआ। वर्ष 1910 में फिनिक्स आश्रम की तर्ज पर जोहान्सबर्ग में आश्रम स्थापित किया, तो गांधी जी ने उनका नाम टॉल्स्टॉय फर्म रखा, है ना। टॉल्स्टॉय फर्म गांधी जी के शैक्षिक प्रयोगों की आदर्श प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि टॉल्स्टॉय आश्रम एक कुटुंब है ना, और मैं उसमें पिता रूप हूँ। मतलब वो कहते हैं कि जो टॉल्स्टॉय फर्म है वो एक कुटुंब मतलब एक परिवार है, और उसका मैं पिता के समान हूँ, है ना, ऐसा उन्होंने मतलब कहा है। इसलिए मुझे मतलब यथाशक्ति इस नव युवकों के निर्माण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि वो पिता हैं तो पिता ही घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं इस फर्म का पिता के समान हूँ और मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आश्रम में बच्चों की जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई के अलावा आश्रम की देखभाल में हाथ बटाने की थी, है ना। मतलब पढ़ाई मतलब बच्चों की जो जिम्मेदारी थी वो अपनी पढ़ाई के अलावा आश्रम के देखभाल में भी मतलब जो देखभाल करना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है, खाना वगैरह बनाना पड़ता है, वो सब में भी हाथ बटाने की थी। फिनिक्स आश्रम में जहाँ बच्चों को श्रम से जुड़े कामों के बारे में प्रतिदिन निर्देश दिए जाते थे, वहीं यहाँ उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उपयोगी काम धंधे का भी प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता था, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, वो आगे चल के अपने रोजी रोटी कमाने के लिए मतलब कुछ काम सीखें जो उनके इनकम का जरिया हो, है ना, जिससे उनका मतलब जो है जीवन यापन हो सके। उन्हें उससे मतलब परिश्रम करके, मेहनत करके वो धन कमाया जा सके और उस धन से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, है ना। आश्रम पर मौजूद जो 6 से 16 वर्ष के सभी बच्चे को प्रतिदिन लगभग 8 घंटे शारीरिक परिश्रम के साथ ही मतलब जो शारीरिक जो कार्य होते थे उसके साथ ही 2 घंटे पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिया जाता था। मतलब 2 घंटे उनको पढ़ाया लिखाया जाता था और बाकी के जो 8 घंटे थे उसमें उन्हें मतलब हार्ड वर्क नहीं बोला जाएगा उसको, हाथ से मतलब कुछ भी, जैसे लकड़ी से बढ़ाई का काम करना, लकड़ी से चीज़ें बनाना और कपड़े बुनना और जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, जिसको जिसमें रुचि है वो उसी कार्य को मतलब उसी कार्य में संलग्न होकर उस कार्य में मतलब आगे बढ़े, इस टाइप का मतलब उनका उद्देश्य था, है ना। इस आश्रम में सह शिक्षा पर भी जोर दिया गया और लड़के और लड़कियों के सभी कामों को मिलकर करने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब लड़की लड़कियों का जो भेदभाव होता है स्त्री पुरुष का, उसे भी दूर करने की कोशिश की गई, उन दोनों को साथ मिलकर काम करने को कहा गया। टॉल्स्टॉय आश्रम में लड़के और लड़कियां जिन कामों में योगदान करते उसमें सामान्य श्रम जैसे खाना पकाना, शौचालय की सफाई करना, जूते बनाना, बढ़ाईगिरी करना और
मतलब पुस्तकें लिखना, जैसे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए किसी भी विषय के बारे में पूरी मतलब पढ़ाई करना, रिसर्च करना, या फिर जैसे लड़कियां हैं तो उनको खाना पकाने में जैसे शौक़ है तो उसमें उनको दक्ष करना, साफ़ सफाई करना, जैसे किसी को मोची का काम पसंद है तो उसको जूते बनाना, ये सब मतलब अपनी रुचि के अनुसार वो उस कार्य में मतलब दक्ष होते, मतलब होने के लिए प्रयास करते थे, है ना। इस प्रकार से गांधी जी ने विदेशों में भी अनेक कार्य किए। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि 1915 सन में कि अपने देश लौटा जाए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने उसी वर्ष अहमदाबाद, जो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है ना, में एक सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया, है ना। जिसके बाद वे साबरमती आश्रम के नाम से, मतलब जो अहमदाबाद में स्थापित किया, एक आश्रम की स्थापना की जिनका नाम था साबरमती आश्रम, है ना। यहाँ रहते हुए भी गांधी जी ने मतलब चरखे का इस्तेमाल कर हाथ से कपड़ा बनाना शुरू किया। आपने मतलब देखा होगा, माँ खादी की चादर दे दे गांधी जी मैं बन जाऊँ, ऐसे करके। तो वो स्वदेशी चीज़ों पर ही विश्वास करते थे, मतलब जो भी है स्वावलंबी बनो, अपना कार्य खुद करो, ये इस पे, है ना। तो वो चरखे से जो है सूत काटते थे और उससे कपड़ा बनाते थे, खादी के कपड़े, और उसका उन्होंने साबरमती आश्रम में चरखे से कपड़े बनाने का कार्य प्रारंभ किया, है ना। उन्होंने कांग्रेस के व्यापक सदस्यता अभियान चलाए, है ना। तिलक स्वराज कोष के तहत धन इकट्ठा कर मतलब 20 लाख चरखे की स्थापना की। भारत निर्माण अभियान में उनका इस्तेमाल किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। अनेक नारे दिए। जो ब्रिटिश, हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था, और अंग्रेज अपना व्यापार चलाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए व्यापार करने के माध्यम से ही भारत देश में प्रवेश किए, और उन्होंने भारत देश में अपना व्यापार बढ़ाकर यहाँ के लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया, और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और अपने वस्तुओं का मतलब यहाँ पे प्रचार करने लगे। यहाँ पे मतलब विदेशी वस्तु मिलते थे तो उसका बहिष्कार कर महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को मतलब स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को जोड़ दिया। जैसे अभी भी जैसे चाइनीज़ माल का हम विरोध करते हैं। चाइना जो अजीब अजीब प्रोडक्ट बनाता है, जो ईज़िली तरीके से जिससे काम हो जाता है, तो उसका विरोध करते हैं। अभी बीच बीच में ऐसे ही कुछ होता है प्रॉब्लम, तो विरोध करते हैं, लेकिन लोग फिर से उसी को यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना टाइम बचाना होता है। इस प्रकार से गांधी जी ने जो है चरखे को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था, है ना। इसी के दौरान बिहार में नील की खेती में लगे किसानों की स्थिति का जायजा लेने गांधी जी 1917 में चंपारण गए। वहाँ उन्होंने यह महसूस किया कि चंपारण में सच्चा मतलब काम करना है तो यहाँ के गाँवों में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। गांव में बच्चे मारे फिरते हैं, या माँ बाप 2-3 पैसों की मजदूरी के खातिर जो है उनसे सारे दिन नील की खेती और मजदूरी कराया जाता था। अंग्रेज नील की खेती कराते थे किसानों से, और उसे मतलब किसानों को उनकी उपज का जो है लाभ नहीं मिलता था, पूरा इनकम नहीं दिया जाता था। उनसे कम दामों पे खरीद कर उसे विदेशों में अधिक दामों में बेचा जाता था। तो इसका विरोध गांधी जी ने किया, है ना, जिसके लिए उन्हें उस जगह जो थी, वो जगह था जो चंपारण था, उस जगह के लोगों को उसके लिए सबसे पहले जागरूक करना, शिक्षित करना उन्होंने आवश्यक समझा। और ये ज़रूरी भी था, जब उस चीज़ के बारे में वो जानेंगे नहीं, उसकी सही कीमत के बारे में कि नील की सही कीमत क्या होती है, तो वो उसे ऐसे ही अंग्रेज को कम दामों में बेच देंगे और उसका उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उन्होंने मजदूर आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह किए, है ना, और अनेक और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पाठशालाएं गांधी जी ने पाठशालाएं खुलवाई, और साक्षरता को विशेष ध्यान दिया गया, है ना।
इसके बाद जो है गांधी जी ने एक गुजराती विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि 1920 में किया। उन्होंने ये एक शिक्षा संस्था है, अर्थात एक विश्वविद्यालय है, जो अंग्रेज़ों के अधीन से बिल्कुल अलग थी। मतलब इसमें अंग्रेजी जो सभ्यता है, जो अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति जो हमारे ऊपर थोप रहे थे, अपनी शिक्षा दे रहे थे, अंग्रेजी की शिक्षा को विशेष बल दे रहे थे, उससे बिल्कुल अलग ये एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गांधी जी ने, जिसे गुजराती विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन में संलग्न नेताओं को सभी भारतीयों के लिए अपनी शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने में मदद मिली, है ना। गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन में विद्यापीठ की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, जो देश भर में स्वाधीनता के आंदोलन में शामिल नेताओं ने जो है बनारस में, कलकत्ता में, मुंबई में, नागपुर और मद्रास में इस विद्यापीठ की शाखा की स्थापना की, उसके ब्रांचेस खोले, है ना। जो अंग्रेजी शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार को गांधी जी मतलब अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया और उसको मतलब अंग्रेज़ों को करारा जवाब दिया, है ना। और इसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए शामिल हुए। अध्यापकों ने विद्यापीठ में प्रवेश लिया पढ़ाने के लिए, जो उसके लायक थे। प्रमुख नेता मतलब प्रमुख नेता जो है इसमें मतलब सहयोग दिए और जीवित मतलब जैसे और अनेक जैसे राम कृपलानी जी से जैसे लोगों ने इस विद्यापीठ में पढ़ाने का निर्णय लिया। विद्यापीठ गांधी के उद्देश्यों में सिद्धांतों में गांधी को शामिल किया गया। ये जो है सैद्धांतिक जो है विद्यापीठ थी, मतलब विश्वविद्यालय थी, जिसमें अनेक जो है बातों को ध्यान दिया गया। सत्य और अहिंसा में के मार्ग पर चलने का, श्रम की गरिमा को महत्व देते हुए शारीरिक श्रम में योगदान दिया गया, है ना। सभी धर्मों का सम्मान किया गया, समान अधिकार दिया गया। पाठ्यचर्या में ग्रामीणों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी गई, है ना। सिखाने के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि हम जैसे हमारे अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था, तो अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेज लोग अंग्रेजी शिक्षा को ही ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें हमने अपने मातृभाषा अर्थात हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी विषय पर विशेष जोर दिया गया। गांधी ने अपने विद्यार्थियों का जो है अपने समर्थकों का जो है उनकी गलतियों पर उन्हें सज़ा देने के बजाय स्वयं उपवास पर चले जाते थे। मतलब वो जैसे कोई गलती करता था तो उसकी सज़ा वो खुद को देते थे, है ना। उन्होंने कई नमक आंदोलन किए, दांडी यात्रा की, ये सब वो खुद को अपनी मतलब दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देते थे। उन्हें महसूस होता था कि मैं ही इनके विकास के लिए इतना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे ही शायद कोई गलती हुई है, मुझ में ही कोई कमी है, ऐसा वो महसूस करते थे। और उन्होंने मतलब खुद को ही मतलब वो उसकी सज़ा देते थे, है ना। 1925 में अपने आश्रम के निवासियों की गलतियों पर सप्ताह भर तक उपवास किया, है ना, खाने को त्याग दिया, आमरण अनशन किया। और इसी दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक एक पुस्तक की रचना की, है ना। इस प्रकार अस्पृश्यता की अंत के मुद्दे पर गांधी जी कार्य कर ही रहे थे और नवंबर 1933 में हरिजन उद्धार मतलब हरिजनों का जो है उद्धार करने के नाम से मतलब उसी मुद्दे पर उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। उसके लिए उसकी यात्रा पर वो निकल पड़े और सितंबर 1934 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने और अपना जीवन ग्रामोद्योग के विकास, हरिजनों के उद्धार और दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा के प्रसार को समर्पित करने की घोषणा की। इसी वर्ष उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। अप्रैल 1936 में गांधी जी वर्धा के पास ही स्थित गांव सेवाग्राम में जाकर बस गए और यहीं अपना मुख्यालय बना लिया। अक्टूबर 1937 में वर्धा के अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की बैठक में गांधी जी ने नई तालीम का जो है प्रस्ताव रखा, जिस पर खुली चर्चा हुई। इस बैठक में
सभी बच्चे को 7 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, उत्पादकता, दस्तकारी की शिक्षा आदि के विचार बहस के लिए प्रस्तावित किए गए, है ना। बहस के बाद इस प्रस्ताव पर पाठ्यक्रम के विकास के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई, है ना। आमतौर पर बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की दस्तकारी की शिक्षा तक जो है समिति समिति ने मान लिया, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि यह प्रस्ताव शिक्षा के लिए इससे कहीं ज़्यादा व्यापक आधार उपलब्ध कराता है ना। समिति का गठन, समिति में जब किसी समिति का गठन किया जाता है तो समिति के एक अध्यक्ष होते हैं और उस समिति का एक नाम होता है, मतलब वो एक जीवित व्यक्ति के रूप में होता है जो उसका मुखिया होता है, और उस समिति में अनेक सदस्य होते हैं जो उसके काबिल होते हैं, जो मतलब उसमें नॉलेज रखते हैं और उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब समिति का गठन किया जाता है जिसमें सभी अपनी अपनी तर्ज रखते हैं और एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन, है ना, गांधी जी का शिक्षा दर्शन। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक आंदोलन में समानांतर मतलब लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विचार और नवाचार जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवादी भेदभाव और भारत में आज़ादी की लड़ाई के बीच में भी गांधी के शिक्षा को लेकर प्रयोग जारी रहे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष के बीच आखिर ऐसा क्या वजह है, क्या कारण है जिन्होंने गांधी जी को बच्चों की शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत का एहसास कराया, है ना। आखिर उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के बीच क्या अंतः संबंध देखा होगा जिससे उन्हें मतलब बालकों की शिक्षा पर उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने सोचा कि हाँ, बालकों को बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाएगी तब वो आगे जाकर हमारा मतलब देश का विकास होगा, वो आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और जो है ये हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए मतलब बहुत ही बड़ा प्रयास होगा। शिक्षा और राजनीति में जैसे संतुलन गांधी जी ने बनाया, वैसे ही उन्होंने पहले किसी भी भारतीय शिक्षा शास्त्री अथवा राजनेता के लिए संभव नहीं हुआ था। देखिए, गांधी जी मातृभाषा की शिक्षा मतलब मातृभाषा के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर भी मतलब विश्वास करते थे, क्योंकि देखिए हमारा देश जैसे मातृभाषा की सिर्फ मातृभाषा जानेगा तो अपने देश तक ही सीमित रह जाएगा। इसीलिए मतलब गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में विदेशी भाषा की शिक्षा अर्थात अंग्रेजी की शिक्षा का भी पर भी जोर दिया, ताकि हम भारतीय लोग भी विदेशों में जाकर अपना कार्य कर सकें और मतलब अपना जो है विस्तार कर सकें। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया, है ना। और उन्होंने इसके लिए अनेक प्रयास किए, अनेक मतलब समितियों का गठन किया और बुनियादी शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान, ये सब अभियान चलाए और शिक्षा को विशेष बल दिया।